औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू पीटीवी स्पोर्ट्स। यू वाचिंग गेम ऑन है और मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे एंड दैट यू गाइस वर वेटिंग फॉर अस टू कम बैक ऑन स्क्रीन बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन कमिंग योर वेज। विल कम बैक टू दैट, बट आई थिंक सबसे पहले जो मैं करना चाहता हूँ अपने मौजूद मेहमानान का तारुफ कराना चाहता हूँ, उसके बाद जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स इस्लामाबाद स्टूडियो से शामिल गुफ्तगू होंगी और obviously you know the only female women cricketer from Pakistan who happens to be the only one who's been inducted in the Hall of Fame, ICC Hall of Fame, alhamdulillah, the only women cricketer. Not just that, पाकिस्तान की अगर वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल की बात करते हैं, T20 इंटरनेशनल की बात करते हैं, स्किपर रही हैं, 2 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए जीत कर रही हैं, हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ट्रेल ब्लेजर रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी, कि ऐसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और ऐसे अपने मकासद को पूरा करना चाहिए। ख़वातीन आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं मिस सना मीर। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपकी इंट्रो के बाद और भी अच्छी हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। और इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हमारे साथ स्टूडियोज़ में अगर हमारे मौजूद मेहमान मौजूद नहीं होंगे तो वो हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है जितनी आप लोग उनसे सवालात और जवाबात और उनके एनालिसिस सुनना चाहते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि उनको शामिल गुफ्तगू जरूर रखें। ख़वातीन ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरिडा, द मोस्ट सेन वॉइस ऑफ पाकिस्तान इज जॉइनिंग अस। ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू। सर, सबसे पहले हमारे मौजूदीन है जो देखने वाले उनके लिए ना मैं थोड़ा सा एक रिकैप पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान की जो T20 इंटरनेशनल आखिरी सीरीज थी, पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश, जरा उसका मैं एक समरी देना चाहता हूँ, एक समराइज करना चाहता हूँ, उसके ऊपर की टेक अवेज के हवाले से बात करना चाहता हूँ। तो बात का आगाज करते हैं। ख़वातीन और 3 मैच की T20 इंटरनेशनल सीरीज थी, पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश, शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने। पहला T20 इंटरनेशनल बांग्लादेश ने 7 विकेटों से जीता। सेकंड T20 इंटरनेशनल बांग्लादेश वन बाय 8 रन। थर्ड T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान ने 2 चेंजेस किए, बांग्लादेश ने 5 चेंजेस किए, जिसके बाद पाकिस्तान वन बाय 74 रन। और ये सवाल था कि क्या ये व्हाइट वॉश तो नहीं कर देंगे। बट वाइल वी आर ओवर हियर एट दीज क्रॉस रोड्स, मैं मैडम सना आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। क्या लगता है आपको इस सीरीज के बाद मोराल क्या होगा हमारे खिलाड़ियों का, और उसके बाद गोइंग इनटू वेयर वी आर एज ऑफ नाउ? आई थिंक आखिरी 2 मैच जो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले उनसे काफ़ी पॉजिटिव्स पाकिस्तान को मिले होंगे। ऑब्वियसली जो मैच वो 8 रन से जीते, पहला मैच तो बांग्लादेश बहुत कन्विंसिंगली जीता। दूसरे मैच में अगर आप देखें तो 1-2 चेंजेस हमने किए, अभी भी बेस्ट 11 नहीं खिलाई, लेकिन बहुत क्लोज चले गया था पाकिस्तान वो मैच जीतने के, और वो जीत जाता तो ऑब्वियसली सीरीज़ में चांस बड़ा अच्छा था। पर एक्चुअल जो 11 थी, जो उस कंडीशंस के मुताबिक सबको समझ आई थी, जो अवेलेबल रिसोर्सेज में से बेहतरीन 11 थी, वो पाकिस्तान ने खिलाई आखिरी मैच में, और वहाँ पर बहुत ही बड़ा मार्जिन आपको नज़र आता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं, जब आप कंडीशंस रीड करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, जो आपके थिंक टैंक को, कप्तान को, कोच को बड़ा ज़रूरी होता है कि जितनी जल्दी आप वो कर सकें ताकि आप अपने बेहतरीन प्लेयर्स को वहाँ से पिक कर सकें और उनको यूटिलाइज कर सकें। तो आई थिंक ये गोइंग फॉरवर्ड इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यंग कैप्टन है आपके पास, माइक हैसन भी इस टीम को अभी देख रहे हैं, दूसरी सीरीज़ है उनकी, तो उस तरह से नई आपके पास मैनेजमेंट है। तो उन 2 मैचेस से ये पॉजिटिव ज़रूर होगा कि जब आप ठीक टीम खिलाते हैं तो इस टीम का पोटेंशियल कितना है, इन प्लेयर्स का पोटेंशियल कितना है, तो उसकी आपको टेंशन इतनी नहीं है कि आपके पास फायर पावर इतनी है दैट कैन अपसेट अदर टीम्स। येस वी हैव इट, पर किन कंडीशंस पे कौन से प्लेयर्स को खिलाना है वो हमें कितनी देर में समझ आएगा, वो एक बड़ा चैलेंज है। उसके लिए मेरा ख्याल है कि समझदार के लिए इशारा काफी। आपने कहा कि वट एवर दी अवेलेबल रिसोर्सेज वर, उसमें से जो आपने बेस्ट अपनी कॉम्पोजिशन खिलाई, उसके अंदर मेरा ख्याल है आखिर में हमारे पास कुछ पॉजिटिव टेक अवेज जरूर थे। क्या थे बाजिद भाई? आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश सीरीज में आखिरी जो 2 गेम्स है जिनका मैडम सना ने भी तस्करा किया, पाकिस्तान के लिए व्हाट वर द पॉजिटिव टेक अवेज? देखिए, आपको जैसे सना ने बताया है कि कंडीशंस फर्स्टली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पिच कंडीशंस अगर आप रीड कर जाएं या आप उसके मुताबिक अपना 11 सेलेक्ट करें तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। पॉजिटिव्स आपके सामने है कि साहबजादा फरहान को जब खिलाया तो फिर से उसने प्रूव किया कि उसको T20 11 में बाहर नहीं होना चाहिए। जिस किस्म की फॉर्म इस सीज़न उसकी लगी हुई है, बल्कि काफ़ी अरसे से वो परफॉर्म कर रहा है जी। फिर आपके पास फ़हीम अशरफ राणा के अगर ना बात की जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। राणा आपको ऑलराउंडर की शेप ऑफ फॉर्म में नज़र आया है।
वो सारा कुछ तो पॉजिटिव नजर आया, लेकिन जो स्ट्रक्चर टीम का माइक हेसन बनाते हैं वो ऑलराउंडर्स पे बहुत कंसिडर करते हैं कि ऑलराउंडर्स ज़्यादा खिलाए जाएं, और इवन थोड़ी बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज रखते हैं। तो देखना ये होगा कि आया कि जहाँ पिच पे बॉल बल्ले पे ना आ रहा हो, थोड़ा सा स्लो हो, तो वो रिलक्टेंस ज़रूर होगी कि 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाए जाएं। ठीक है। अब्रार और सुफियान मुकीम दोनों T20 क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर्स हैं, लेकिन उनको जो टीम 11 में शामिल करना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट सेइंग दैट, जो हमें जो काफ़ी देर से इशू था विद पाकिस्तान की बैटिंग से कि ज़्यादा चांसेस नहीं लेते या स्ट्राइक रेट्स उतनी हाई नहीं है, वो किसी हद तक वो हल होने की तरफ जा रही हैं। अच्छा ठीक है बासित भाई, ये तो आपने अच्छी बात की कि वो हल होने की तरफ जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। ऑब्वियसली यू नो कीपिंग अंडर कंसिडरेशन के शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हमने तीनों मैचेस खेले जहां पे पार स्कोर ही आई थिंक गालबन 140 है। बट इन एडिशन टू दिस, मैं जरा, आपने चूंकि राणा साहब की बात की और मैंने उसी दिन माफी मांग ली थी कि राणा साहब हमें माफ करना कि हम आपके बारे में बात नहीं कर सके। उस दिन बड़ी कन्विंसिंग थे आप, लगा ऐसा कि पाकिस्तान को आप जितवा देंगे। वो वेरी क्विकली मैं चाहता हूँ आप जरा सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल के हवाले से भी बात करें इन बांग्लादेश सीरीज। देखिए, सलमान मिर्जा ने तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, परफॉर्मेंस उसकी बहुत ही ज़बरदस्त रही है। अहमद दानियाल भी आपको नज़र आया है कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बिलोंग करते हैं। अब जो सेम चीज़ इसमें ये हुई है कि जब आपने ये जो 2 लड़के खिलाए हैं, कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर कोई परफॉर्म कर जाए तो उसके बाद जो आपके जो मेन सीनियर प्लेयर्स होते हैं या जो खेलते हुए आ रहे हैं, जो ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट चॉइसेस है, उनको आप भूल जाते हैं। इस दफ़ा ये ज़रूर हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि उन्होंने, ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया है, बट अभी भी जो उनके जो वापस आए हैं टीम में बॉलर्स, वो उनसे मतलब फर्स्ट चॉइस हैं। तो ज़ाहिर है बहुत लोग बात कर रहे हैं कि यार देखो जी, सलमान मिर्ज़ा ने विकेटें ली, बड़ा परफॉर्म किया है, उसको होना चाहिए था, लेकिन अभी शाहीन शाह अफरीदी का ही नंबर बनता है। और कई दफ़ा हमने देखा है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी फिर कहते हैं कि हमने जो मैचेस में रेस्ट नहीं करना, हमने सारी सीरीज खेलनी है, क्योंकि उनको पता होता है कि जो पीछे से लड़का आएगा अगर वो परफॉर्म कर गया तो फिर मेरी जगह जो है वो जाएगी। लेकिन ठीक है। इस दफ़ा एक अच्छी ये चीज़ हुई है कि जब आपने अपने सीनियर और मतलब टॉप 3 के बॉलर्स जो वापस लेके आए हैं, तो आपने ये मेक श्योर किया है कि वही ऑटोमेटिक चॉइसेस रहेंगे। हो सकता है बाद में हमें सलमान मिर्ज़ा स्पेशली उसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि अभी नया बॉल का जो प्रॉब्लम है वो तो पाकिस्तान के पास है ही। एक तरफ से शाहीन शाह अफरीदी अगर करें, दूसरी तरफ से हम या साइम अयूब, या कई दफ़ा हमने देखा है कि पावर प्ले में खुद कप्तान बॉलिंग करते जी। हैं, तो वो प्रॉब्लम है ही ज़रूर। तो आइंदा आगे सीरीज़ में शायद आपको लगे कि ये एक और नए बॉलर की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त क्रेडिट तो मैं ये दूंगा कि सिलेक्टर्स ने ये बहुत अच्छा किया है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो आपके मैच विनर्स रहे हैं ओवर क्वाइट अ पीरियड ऑफ टाइम, उनको ओवरलुक नहीं किया। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया बासित भाई। मैं इस जाने भी जरूर बात करूंगा, लेकिन मैं सना से जस्ट टू रैप इट अप, सना सबसे पहले जो जस्ट टू फिनिश दिस अप, मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो माइंडसेट है कोच का, कप्तान का और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का कि जी सलमान मिर्जा को और अहमद दानियाल को हमने टेस्ट एंड ट्राई कर लिया और उसके बाद जो सीनियर हैं, जो फर्स्ट चॉइस बनते हैं, जैसे बासित भाई ने कहा, उन्हीं को वापस टीम में लेकर आए, ये अच्छा माइंडसेट है। बिल्कुल, आई थिंक देखिए, आपको जब आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे होते हैं, हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, हम बात करते हैं कि बांग्लादेश को उस तरह हम टफ टाइम उन विकेट्स भी नहीं दे सके जिस तरह की बॉलिंग आपने मुस्तफीज़ की देखी कि जी 4 विकेटें ले ली 6 रन दे के, इस टाइप की स्पेल हमें नज़र, बहुत अच्छी बॉलिंग की, पर वो स्पेल जो होता है वो आपका एक सीनियर बॉलर, एक्सपीरियंस बॉलर ही उन पिचेस पे भी कर सकता है। ठीक है। यंगस्टर्स भी आगे कर सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी ज़रा थोड़ी कम हो जाती है। आपको एक मिक्स चाहिए, और वर्ल्ड कप के लिए ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपके एस बॉलर्स तैयार हों और आप उनको भी मौका देंगे। उनको जिस वक्त रेस्ट कराया गया होगा उस वक्त कम्युनिकेट किया गया होगा कि हम चाहते हैं आप इन चीज़ों के ऊपर काम करें। अब उनको भी आपने वापस मौका देना है कि क्या उन्होंने उस चीज़ पे काम किया और कितनी ही उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आई है। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, जितनी आप खेलते जाएंगे, जिस लेवल तक खेलते जाएंगे, आपको हर वक्त इम्प्रूव करते रहना है। तो सीनियर्स के पास भी वो मौका होना चाहिए, वो आके दिखाएं कि क्या उन्होंने किस किस अपने गेम के हिस्से पे काम किया है और उस पर आगे परफॉर्म। और इन केस ऑफ इंजरी आपने क्योंकि एक अच्छी सीरीज़ दे दी उन प्लेयर्स को
और अच्छा परफॉर्म कर आने के बाद रेस्ट देना इज बेटर रादर देन आप जब perform कोट ना लग करके। जाए उसके बाद आप कहें अब हम आपको ड्रॉप करें, क्योंकि यही बात हम अबरार के लिए भी पहले मैच में कर रहे थे ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग योर टीम फॉर द वर्ल्ड कप, कि किस टाइम पे उनको रेस्ट देना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली और कहाँ पे किस खिलाड़ी को जो है हमने इस्तेमाल करना है, किन कंडीशंस पे इस्तेमाल करना है। आई थिंक दैट दिस अप्रोच इज वेरी इफेक्टिव, दैट्स व्हाट द एक्सपर्ट सेज। ये तो हो गई बात। अब हमने पॉजिटिव टेक अवेज के बारे में बात कर ली। वाजिब भाई का कहना यही है कि राणा साहब जो है पॉजिटिव टेक अवे हैं, सलमान मिर्जा जो है उनको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि जहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी एक एंड से नई गेंद करते हैं, वहीं पे दूसरे एंड से अब जो साइम अली आगा सलमान अली आगा जो है वो गेंदबाजी करते हैं, हो सकता है कि सलमान मिर्जा को भी इस तरह का मौका मिल जाए। आई थिंक दैट्स डन, we're done with it. Now let's speak about where Pakistan team is now in Florida. और अगर हम बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान टूर ऑफ वेस्ट इंडीज है। 3 T20 इंटरनेशनल वो खेलेंगे फ्लोरिडा में। लॉरेल आई गेस इज द ग्राउंड जहाँ पे वो आमने सामने होंगे। पहला जो T20 इंटरनेशनल है वो फ्राइडे 1 अगस्त 2025 5 बजे, फिर उसके बाद सेकंड T20 इंटरनेशनल संडे 3 अगस्त 2025 एंड देन थर्ड T20 इंटरनेशनल मंडे 4 अगस्त 2025। और वो दो टीमें अब आमने सामने आ रही है कि अगर हम 80s और 90s में इन टीम्स के हवाले से बात करें तो मेरा ख्याल है गालिबन ये सबसे ज़्यादा मार्केटेबल टीम्स थी जो कि आज नहीं है। मैं ज़रा सबसे पहले जो है मैडम सना से पूछना चाहता हूँ। मैडम सना, हाउ डू यू फील अबाउट पाकिस्तान वेस्ट इंडीज कमिंग टुगेदर, जो कि 80s और 90s में कभी बहुत ही मार्केटेबल टीम्स हुआ करती थी? अभी भी ये मैच बहुत मार्केटेबल है, क्योंकि दोनों टीम्स के ऊपर अनप्रेडिक्टेबिलिटी का टैग अब तक बरकरार है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा कंसिस्टेंसी है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज़, बहुत बेहतर कंसिस्टेंसी है। बट अभी भी वेस्ट इंडीज़ की टीम भी एक दिन उठ के सुबह क्या करे ये आपको पता नहीं होता। और हमारे भी, हाँ, और उनके पास भी मैच विनर्स ऐसे हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 200 भी ऊपर लगाया बोर्ड पे, वो अलग बात है। फील्डिंग अच्छी नहीं की, बॉलिंग उस तरह की नज़र नहीं आई कि वो उसको डिफेंड कर सकें। पर T20 में स्पेशली आप वेस्ट इंडीज़ को कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो उस वजह से एक एक्साइटमेंट का फैक्टर ज़रूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान की भी एक यंग साइड है, बहुत कुछ प्रूव करना है, जो सीनियर प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, बहुत कुछ आपको ब्रांड ऑफ क्रिकेट को सेटल करना है। हम चाह रहे हैं स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करना, पर उसमें गलतियाँ भी हो रही हैं। सो उसकी वजह से एक आउटसाइड चांस ज़रूर रहेगा वेस्ट इंडीज़ के पास टू हैव अ मिनी कोलैप्स इन बैटिंग। एक ज़बरदस्त इनिंग्स उनकी बैटर्स की तरफ से नज़र आ जाए, 1 या 2, तो वो दे कैन टेक द गेम अवे। सो वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ये सीरीज ऐसी होगी कि मज़ा आएगा। कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते आप अभी से। ठीक है, ऑन पेपर पाकिस्तान मे बी फेवरेट्स, बट आई वुड स्टिल से कि सीरीज एक्साइटिंग होगी। anything can happen at any point of time, ladies and gentlemen. That's what cricket is. Bazid bhai, West Indies coming into this series 5-0 Australia, and Pakistan coming into this series 2-1 against Bangladesh. What do you make of it? पहले तो आपको मुझे दाद देनी है, आज लगता है को पढ़ के आए हैं कहीं से। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये कान में नहीं आई, ये पहले होमवर्क करके आए हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, ये टीम वर्क हम करते रहते हैं। टीम वर्क नहीं, ये आप होमवर्क अकेले में करके आए हैं, ये टीम वर्क नहीं है। बीके दूर जाके आपको कदर आ गई है शहजाद की। नहीं, शहजाद ने जो जिस किस्म का सवाल किया ना, वो मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे लगा है कि ये पढ़ के आया आज। यार आप भी आज पूरी तैयारी से आए हैं। हाँ जी बाज़िल भाई, मैं दूर हूँ तो आए बाय शाय नहीं हो सकता, तो ये पढ़ के आया। अच्छा फिर सवाल की तरफ आए अब वापस। यार सवाल आप मुझे भूल गया। मैं ये कह रहा था कि वेस्ट इंडीज कमिंग इन आफ्टर 5-0 डिफीट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान कमिंग इन आफ्टर 2-1 लॉस फ्रॉम बांग्लादेश। देखिए, वेस्ट इंडीज सिर्फ ये 5-0 नहीं है, उससे पहले भी थोड़ा T20 में पाकिस्तान भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन शायद वेस्ट इंडीज ज्यादा कर रहा है। वो तो बांग्लादेश से भी वाइट वॉश हुए घर पे, तो वो उनको प्रॉब्लम जरूर है। प्रॉब्लम बॉलिंग में ज्यादा है। अभी सना ने बताया कि 200 रन उन्होंने किए, बैटिंग में उनके पास पावर हिटर्स हैं, लेकिन जो बॉलिंग है वो डिफेंड नहीं कर पा रही, ना कोई इनरोड्स नए बॉल से देती है, तो वो प्रॉब्लम उनको ज़रूर है। एक जो सुनने में ये आया अभी तक, अभी जो लीग यहाँ पे हुई अमेरिका में, वहाँ पे ये जो वेन्यू है फोर्ट लॉडरडेल का, यहाँ पे सबसे कम रन हुए, तो 150 160 जो था वो ऑलमोस्ट एवरेज स्कोर था। तो अब देखना ये है कि आया कि दोनों टीमें जो हैं वो अब पावर बेस, मतलब पाकिस्तान भी उसी तरह खेलेगी, वेस्ट इंडीज़ भी उस तरह खेलती है, तो इस पिच पे अडेप्ट कैसे करते हैं। मैंने जो वेस्ट इंडीज़, मतलब हम तो दूर से ही देखते हैं, लेकिन जो
ऐसे लगा है कि शायद जो बॉलिंग है वो सेटल नहीं हो पा रही। अगर उनकी बॉलिंग थोड़ी सी भी सेटल हो जाए, थोड़ी सी इनरोड्स उनको शायद पावर प्ले में या मिडल ओवर्स में कोई विकेटें मिल जाएं, तो वो उनकी बैटिंग ऐसी है कि वो मैच जीत सकते हैं। तो ठीक है। इंटरेस्टिंग होगा। ज़ाहिर है वेस्ट इंडीज़ को आप कभी भी वाइट बॉल क्रिकेट में कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो अकेला ही मैच को लेके जा सकते हैं। तो वो ज़रूर कंपटीशन तो बहुत होगा, लेकिन ऑन पेपर या गोइंग इनटू द सीरीज़ आप ये ज़रूर कहेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा स्लाइटली फेवरेट्स होगा, स्पेशली जो इनके पाकिस्तान के बॉलर्स वापस आ रहे हैं। अब देखना ये है कि अब वो जो बॉलर्स जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, या शाहीन हो गया या हारिस रऊफ हो गए, वो इस सीरीज में कैसी बॉलिंग करते हैं या अपने कमबैक पे क्या कुछ करते हैं। क्योंकि सारी जो अब जो फोकस ज़्यादातर होगा, जो भी मैच देखेगा ज़्यादा फोकस जो होगा वो इन दो पे ही होगा कि अब ये टीम में वापस आई। इवन हसन अली तो अब ये टीम में वापस आए हैं, तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है वो अब कैसा परफॉर्म करेगा। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच बाजिद भाई, हमारे साथ ही रहिएगा। मैडम सना भी हमारे साथ है। हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जैसे ही वक्फे के बाद वापस आएंगे तो जो बाजिद भाई ने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं ऑब्वियसली उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा टीम कॉम्पोजिशंस कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात करेंगे। स्क्वाड देखते हैं एक दफ़ा कि क्या तब्दीलियाँ हैं, गोइंग पाकिस्तान टूर ऑफ बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान टूर ऑफ वेस्ट इंडीज में क्या क्या तब्दीलियां नजर आती हैं हमें अपने स्क्वाड में। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। खवातीनो वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली विल बी ब्रिंगिंग यू नॉन स्टॉप एक्शन लाइव फ्रॉम लॉडरहिल फ्लोरिडा, वेयर इट्स गोइंग टू बी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज इन द फर्स्ट T20 इंटरनेशनल्स, जहां पे बाजिद भाई ने ब्रेक से पहले ये तस्करा किया था कि यार वेस्ट इंडीज भी कोई बहुत ही अच्छी टीम नहीं है। मतलब पिछले अगर हम 12 T20 इंटरनेशनल्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ही जीत पाए, आई थिंक गालिबन 2024 है आयरलैंड के खिलाफ। बांग्लादेश से भी हारे, इंग्लैंड से भी हारे, ऑस्ट्रेलिया से भी हारे। अब जरा पाकिस्तान की पिक्चर भी पेंट कर देता हूं। पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो मई 2024 के बाद से हमारे T20 इंटरनेशनल के 4 कप्तान तब्दील हो चुके हैं और मुतअद्दिद कोचेस भी तब्दील हो चुके हैं। और अगर बात करते हैं तो यूएसए से हम, आयरलैंड से, जिम्बाब्वे से, बांग्लादेश से भी मैचेस हारे, और ना सिर्फ ये बल्कि न्यूजीलैंड से 4-1 से हमें शिकस्त हुई। अब जो बात करने की है कि अगर अब हम सलमान अली आगा और अपने कप्तान के हवाले से बात करते हैं तो जो अब स्क्वाड लॉडरहिल फ्लोरिडा में है, मौजूद है, और जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलेगा, क्या लगता है हमारे एक्सपर्ट्स को उनको देखकर कि यार वाकई ये स्क्वाड ही खेलना चाहिए अगर हम एशिया कप और वर्ल्ड कप को आगे अपना फोकस समझते हैं? जी सना। देखिए ओवरऑल अभी तो ऑब्वियसली अभी फिर भी मैं समझती हूँ उनको एक टॉप टीम के साथ जब तक आप नहीं देखेंगे आपको फुली अंदाज़ा नहीं होगा। बट जो ओवरऑल आपको बॉलिंग नज़र आती है उसमें जब वापसी होती है शाहीन की, हारिस की और हसन अली की, तो ये एक बॉलिंग लाइनअप ऐसी नज़र आती है कि तगड़ी है। उसके साथ आपके पास फहीम अशरफ भी हैं, स्पिनर आपके पास सुफियान को अभी तक हमें नहीं पता, इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छा किया साउथ अफ्रीका के बाद, उसके बाद से ड्रॉप किया गया है कि वो अब जब दोबारा उनको मौका मिलता है वो कैसा खेलेंगे। बैटिंग में आपके पास अब ऑप्शंस हैं। साहबजादा से फरहान की बात करें, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको अब एक प्रॉपर तरीके से अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हम देख सकें कि हमारी जो टॉप ऑर्डर है वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि अगर साहबजादा खेलते हैं आपका हर मैच तो फिर आपको फ़खर जमान और साइम अयूब में से देखना है ऑब्वियसली कि आपने किसके साथ उनको ओपन कराना है, और फिर बाकी बैटिंग ऑर्डर की शक्ल वहाँ से बननी शुरू होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है वर्ल्ड कप से पहले कि हमने किन 2 ओपनर्स के साथ जाना है, आपकी फर्स्ट चॉइस ओपनर्स कौन है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक टीम शेप अप होगी। अभी स्टिल आई थिंक इस स्क्वाड में मैं नहीं समझ सकती कि आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप। अभी आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम मजीद इनको देना पड़ेगा टू सी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वेयर दे स्टैंड विद द ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो हम खेलना चाह रहे हैं। और जो 3 चेंजेस जिनका आपने तस्करा किया, आपको लगता है कि दे शुड बी दी फर्स्ट चॉइस एनीवेज? आई थिंक आई मीन शाहीन अफरीदी नया बॉल आप देखें उनसे बेहतर ऑब्वियसली अभी भी बहुत कम लोग हैं। हसन अली को आपको मौका फुली देना चाहिए, मेरे ख्याल से उनको तो बांग्लादेश सीरीज़ में भी होना चाहिए था, पर्सनल मेरा ओपिनियन है। और हारिस रऊफ को भी आपको वापस देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ अरसा बीच में वो बहुत एक्सपेंसिव रहे, बट द काइंड ऑफ बॉलर ही इज़ वो एक बड़ा लीथल वेपन है किसी भी कप्तान के लिए, तो उनका फॉर्म में आना और अवेलेबल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम ये तो हम 11 की बात करें, स्क्वाड में तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि वर्ल्ड कप में इस तरह के बॉलर्स आपके पास हों। एग्जैक्टली, वंडरफुल। बाजिद भाई, व्हाट डू यू मेक ऑफ द स्क्वाड? देखिए प्लेयर्स तो जो आइडेंटिफाई हुए हैं, जो वापस आए हैं, ज़ाहिर है बॉलिंग
आपकी स्ट्रांग हुई है। हम तो बांग्लादेश सीरीज में कह रहे थे कि फास्ट बॉलिंग का इशू ज़रूर है, क्योंकि आप एक दो फास्ट बॉलर से खेलते थे, फिर ऑलराउंडर से, तो अब आपके पास वो कुशन ज़रूर है। स्क्वाड तो बिल्कुल सही है। अभी एशिया कप जो है उसकी तैयारी होगी। एशिया कप में अगर अब ये मुझे तो ऐसे लग रहा है कि शायद ये उसी थिंकिंग में है, या मतलब इनका यही मानना है कि साहिबजादा फरहान, अब साहिबजादा फरहान ने परफॉर्म कर दिया, उसके साथ सलमान अली आगा हैं, वो दो प्लेयर्स हैं जो कि एशियन कंडीशंस में थोड़ा सा कैरी करेंगे, और बाकी जिस तरह खेलते हैं अग्रेसिव क्रिकेट उसी तरह वो खेलेंगे। तो वो लग तो ऐसे ही रहा है। अब ऑप्शन मुझे ऐसे लगता है कि 11 में अभी भी आपके पास स्पिनर की एक ऑप्शन होनी चाहिए। अगर आप ये 3 फास्ट बॉलर्स खिलाते हैं, उसके साथ फिर ये इब्रार को खिलाते हैं, तो ऐसे लगता है कि माइक हेसन की जो थ्योरी है कि बैटिंग बहुत डीप होनी चाहिए, उसमें थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर आप 2 बिल्कुल। स्पिनर खिलाते हैं, तो फिर काफ़ी सारा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अभी तक तो थिंकिंग तो यही लगी है कि जो ऑलराउंडर्स हैं उनमें से 3-3 4-4 ओवर आप निकाल लें। एक बॉलर का जो स्पेल है वो ऑलराउंडर्स से निकाल लें, उसके बाद एक ही स्पिनर से खेलें। अब एशियन जो यूएई की कंडीशंस हैं, वहाँ पे शायद कहीं ऐसा मौका हो जहाँ पे आपको 2 स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाने पड़े, लेकिन वो देखने की बात है। अभी मुझे ऐसे ही लगता है जो स्ट्रक्चर जो ये बनाएँगे, उसमें ये कोशिश तो यही करते हैं कि जितनी डीप बैटिंग हो सके वहाँ तक करें। अब कौन कॉम्प्रोमाइज़ करता है एक बैटर पे, या मतलब सॉरी, एक स्पेशलिस्ट बॉलर पे, वो देखना होगा। लेकिन बॉलिंग मतलब स्क्वाड से आपको यही नज़र आ रहा है, जो नाम आए हैं कि जो बॉलिंग है वो अब एक्सपीरियंस्ड है, और टी20 के लिए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है। एग्जैक्टली शुक्रिया बाजिल भाई इसका तस्करा करने के लिए कि माइक हैसन का जो माइंडसेट हमें बांग्लादेश में नजर आया वो ऑब्वियसली बैटिंग की डेप्थ जरूर देखना चाहते थे, लेकिन इसी के साथ जो एक और चीज बहुत आया रही वो यही रही कि हमने एक फुल टाइम स्पेशलिस्ट स्पिनर को मौका नहीं दिया। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं बांग्लादेश वर्सेस लॉडरहिल फ्लोरिडा या शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम वर्सेस लॉडरहिल फ्लोरिडा, कंडीशंस में कितना फर्क है आपके ख्याल में? क्योंकि बांग्लादेश में हम तो स्पिनिंग ट्रैक समझते रहे, बट लेकिन वहां पे जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स निकले वो उनके पेसर्स ही निकले। नहीं, वो थोड़ी मतलब पिचेस में एक तो टू पेस थी, प्लस वो जो बाउंस था वो भी कंसिस्टेंट नहीं था। ठीक है। यहाँ पे अभी तक जो जो खबर यही है, अभी तो मैंने ग्राउंड जाऊंगा देखेंगे क्या है, लेकिन जिन 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 लोगों से बात हुई है वो यही कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा स्लो पिच है। मतलब वो जो बाउंस है वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्लो पिच है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के लिए अगर आप 3-4 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान इन पिचेस पे माहिर होता था, क्योंकि 150-60 करना है, उसके बाद ट्रू। आपकी बॉलिंग उसको डिफेंड भी कर लेती थी। तो अब जो है, अब पाकिस्तान अपना तरीक़ेकार जो है उन्होंने चेंज किया हुआ है। वो चाहते हैं कि अगर 150 वाली पिच है तो उस वहाँ पे 170 बने, जी। ताकि वो कुशन हो। जब आप ऑलराउंडर्स खिलाते हैं और बैटिंग डेप्थ अपनी इंक्रीज़ करते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो फिर आप थोड़ी बॉलिंग पे करते हैं। तो उसकी वजह से फिर आपको ज़्यादा रन्स बनाने पड़ते हैं ताकि अपनी बॉलिंग को कुशन दे। यहाँ पे सुनने में तो यही है, मैच शुरू होगा या पिच का पता चलेगा तो ज़्यादा अच्छी डिटेल पता चलेगी। लेकिन क्योंकि स्लो पिच होगी तो चैलेंज यही है कि ऑलराउंडर्स, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ऑलराउंडर्स के साथ ही जाते हैं, लेकिन पहला टी20 दूसरा टी20 कहीं ऐसा मौका भी शायद बन जाए जहाँ पे आपको 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिलाना ज़रूरी हो। तो वो अभी तक बहुत रिलक्टेंस नज़र आई है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी आपने देखा कि कोशिश यही करते थे कि बैटिंग जितनी लंबी हो सके, जितने ज़्यादा ऑलराउंडर्स हों, उतने खिलाए जाएँ, और वो ही कैरी ऑन किया है पाकिस्तान की टीम में। तो कोच का तो मानना यही है। अब देखना पड़ेगा कि कंडीशंस के हिसाब से आया कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या कंडीशंस ऐसी बनती हैं जहाँ पे 2 स्पिनर्स कंडीशन माँगती हैं, लेकिन वो परस्यूट अपने ऑलराउंडर्स से ही स्पिन बॉलिंग का कराएँगे। एग्जैक्टली, वंडरफुली एक्सप्लेन्ड। अब जो एक और मुद्दा है जिसको मैं ज़रूर छेड़ना चाहता हूँ, जो कि मैडम सना आप ही ने उसका तस्करा भी किया, और इससे पहले जब हमारी भाईजान के साथ भी गपशप हुई थी तो उन्होंने कहा तीनों खेलते हैं, तो मैं ज़रा इस सवाल की तरफ आ जाता हूँ।
और बाजिल भाई से भी ऑफ दी है। इसके बाद जब मैं बाजिल भाई से बात करूँगा तो उसके ऊपर ज़रूर तस्करा कर सकते हैं बाजिल भाई, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि इन्होंने कहा कि शायद साहिबजादा फरहान जो है वो स्कोर ना कर पाए लॉडरहिल फ्लोरिडा में। वो मैं बाजिल भाई से ज़रूर बात करूँगा, लेकिन आप हमारा ओपनिंग पेयर कॉम्बिनेशन क्या देखती हैं? या आपको लगता है तीनों खेलें, हारिस पे साहिबजादा विकेट कीपिंग करें, क्या करें? देखिए मेरे नज़दीक साहबजादा को तो खेलना चाहिए जिस ठीक है। तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। देखिए जो ये प्लेयर का काम है कि वो पिचेस को एडजस्ट करे, वो हम सबको गलत प्रूफ करे कि मैं इस पिच पे भी रन कर सकता हूँ और उस पिच पे भी रन कर सकता हूँ। जिस तरह की इनिंग्स इन्होंने दोबारा खेली वही डेड रबर ही था, सीरीज़ बांग्लादेश जीत चुका था, पर जो डोमिनेंस और जो टोन सेट की साहबजादा ने उस पिच पे आके जहाँ किसी भी बैटर से इतनी फ्लो में क्रिकेट नहीं खेली जा रही थी, वो दिखाता है। एक तो ऑब्वियसली एक प्लेयर की स्किल तो दिखाता है, बट उसकी थर्स्ट दिखाता है कि वो कब से परफॉर्म कर रहा है, वो रन्स पे रन्स किए जा रहा है पर बाहर बैठ रहा है। तो बहुत अच्छी इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस वहाँ पर नज़र आई। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक खुला मौका साहबजादा को ज़रूर मिले। उसके साथ आप देख सकते हैं फ़खर की ओवरऑल T20 फॉर्म अभी बहुत अमेजिंग नहीं जा रही। पिछले अगर आप 2 साल से बात करें तो सच इज द केस विद साइम एज वेल। जी 16-17 रन की एवरेज का उनका भी स्कोर जा रहा है और साइम का भी इसी तरह से, साइम का और भी कम है मेरे ख्याल से जिस तरह की उनकी क्रिकेट है। तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस की बात अगर हम करते हैं, ओवरऑल एक बात करते हैं, तो फ़खर के ऊपर ज़्यादा आपका चांस जाएगा। कीपर और स्पिनर आपका स्पेशलिस्ट ही होना चाहिए। बेहतरीन ही होता है T20 में कि अगर आपका स्पेशलिस्ट विकेट कीपर टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। तो वो हारिस को आप अभी शायद एज देंगे, पर जो कीपिंग उनकी बांग्लादेश में नजर आई, टू बी ऑनेस्ट मैं इतनी इम्प्रेस नहीं हुई उससे। वो उनको ज़रूर उसके ऊपर काम करना चाहिए अगर उन्होंने अपनी जगह मेंटेन करनी है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि अभी स्क्वाड बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि फाइनल है, बिकॉज एज अ प्लेयर यू हैव टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। प्रेशर आपके ऊपर तब आता है जनरली जब आप टीम का परमानेंट हिस्सा बनते हैं। ये लोगों को बात समझ नहीं आती, बट जब आपको पूरा मौका दिया जाता है ना, उसका अपना एक प्रेशर होता है। वरना हमेशा प्लेयर के पास एक बात होती है, जी मुझे तो 1 मैच के बाद 2 मैच के बाद बिठा दिया गया। बट जब आपको पता होता है कि अब सब मैं नहीं खेलने और अब सब नज़रें मेरे ऊपर है, वहाँ से प्रेशर स्टार्ट होता है। और यही फ़ायदा है आपकी रोटेशन पॉलिसी का जब हम बॉलर्स की बात करते हैं। ठीक। जब हम पहले किसी भी सीरीज़ में अपने बॉलर्स को नहीं बिठा रहे थे तो आपके जितने फास्ट बॉलर्स थे उनका मुकाबला 3 से 4 बॉलर्स के साथ था, आपस में एक मुकाबला था। अब उनका मुकाबला 6 से 7 बॉलर्स के साथ आ गया, क्योंकि हम भी जाएंगे, अच्छा सलमान मिर्ज़ा ने ऐसे किया है तो शाहीन ऐसे, इवन दो कि कोई कंपैरिजन अभी बनता नहीं है, दोनों की एक्सपीरियंस बहुत फ़र्क है, बट एक डिबेट शुरू हो जाती है, एक प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होता है और इस प्रेशर में से ही प्लेयर को निकल के परफॉर्म करना है, ताकि जब बड़ा प्रेशर आए वर्ल्ड कप का या बड़े टूर्नामेंट का, एशिया कप का, तो आप उस प्रेशर में से निकल सकें, बिकॉज आपने ये छोटे मोटे प्रेशर्स देखे हो। एग्जैक्टली, दैट्स वंडरफुल एंड व्हिच सर्टेनली मींस कि बाजी भाई ने जो बात की थी वो ऑब्वियसली ठीक है कि यार शाहीन को, हसन को और हारिस को इन सबको जरूर देखना होगा। बाजी भाई, सिंस वी आर स्पीकिंग अबाउट द ओपनिंग पेयर कॉम्बिनेशन, व्हाट विल बी योर फेवरेट? और अब जो आप कंडीशंस के हवाले से बात करें, आपको लगता है कि साहिबजादा यहाँ पर भी स्कोर कर सकता है, क्योंकि आपने कहा स्लो पिचेस हैं? देखिए साहिबजादा तो किसी सूरत में बाहर नहीं होते। अगर आप उनको फिर बाहर कर देंगे तो बहुत बड़ी ज्यादती है। उनको पहले आपने काफ़ी दफ़ा खिलाया, गलत नंबर पे खिलाया, और फिर जब वो रिकॉर्ड करके आते हैं वापस टीम में तो तब भी आप उसको नहीं खिलाते। बांग्लादेश को होम सीरीज़ में जब आप उसको खिलाते हैं तो वो रन्स कर देता है। अगले मैच में आप उसको कीपिंग कराते हैं, उससे रन्स नहीं होते, और जब आप बांग्लादेश जाते हैं तो वो सडनली दोबारा आपका सेकंड चॉइस बन जाता है, और जब उसको आप खिलाते हैं इवेंचुअली तो फिर वो रन्स कर देता है। तो इस वक्त वो इतने ज़्यादा रन्स कर रहा है कि आपकी इस स्क्वाड में वो फर्स्ट चॉइस ओपनर ही बनता है। अगर आप उसको अब नहीं खिलाएंगे, अगर आप उसको अब वो कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि नहीं जी आप हमारे फर्स्ट चॉइस हो, आप ये मैचेस खेलोगे, तो आप उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हो, क्योंकि इससे ज़्यादा वो कर क्या सकते हैं और इसके ज़्यादा क्या करें। मतलब इतने ज़्यादा रन्स तो मतलब T20 क्रिकेट में कंसिस्टेंट रन्स करना, इतने ज़्यादा रन्स करना मतलब मामूली बात नहीं है और आम बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से साहिबजादा नंबर 1 आपकी चॉइस होनी चाहिए इस सीरीज में। ठीक है। और उसके साथ आप या फ़खर को खिलाएं या साइम को खिलाएं, वो आप पे है, लेकिन साहिबजादा मेरी नज़र में वो बाहर नहीं होता। अगर आप उसको बाहर करेंगे तो वो उसके साथ ज़्यादती है, उसके करियर के साथ ज़्यादती है। अब जो जितने उसने रन्स बना लिए हैं, जितना उसने अपने आप को प्रूव कर दिया आप लोगों के सामने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, उसको अब लंबा रन चाहिए। T20 क्रिकेट में अब उसको 8, 10, 12 मैच चाहिए, ताकि वो दूध का दूध पानी का पानी हो कि हाँ जी इसने रिकॉर्ड किया है, इसने इतना मतलब
वो कहते हैं कि डोर नॉक किया, इसने तो दरवाजा तोड़ के अंदर आया है, ठीक ये है। नॉक करके नहीं आया। Exactly. तो आप इसको अब जाके आप ना खिलाएं तो ये तो बहुत ज्यादती होगी। एग्जैक्टली अच्छा बाजिद भाई, आपने साहिबजादा के बारे में तो बता दिया, लेकिन आप साथ में फखर और साइम के बारे में जरा, मुझे लगता है कि थोड़े से श्योर नहीं, आप कह रहे हैं कि बस जिसको भी खिला ले कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप साइम को वो इसलिए, अब टीम की स्ट्रक्चर पे फिर बात आ जाती है ना, साइम को वो इसलिए खिलाते हैं कि साइम से बॉलिंग भी करवानी है। तो अगर वो साइम इस वजह से टीम में है कि वो बॉलिंग भी करेगा तो फिर तो साइम की जगह नहीं बननी चाहिए। ठीक है। अगर वो अपना एज ओपनर ही खेल रहा है कि चलो बॉलिंग नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, हमारा ये ओपनर है, तो फिर उसकी जगह बनती है। अगर आप इस वजह से खिला रहे हैं कि नए बॉल से ये एक ओवर पावर प्ले में एक ओवर करेगा या बीच में एक ओवर करेगा, तो आपके पास पहले ही 7-8 ऑप्शंस हैं, तो वो गलत बात है। आई थिंक टू स्टार्ट ऑफ विद, मेरे हिसाब से आपको जो पहले मैच में फखर को ही खिलाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ताकि एक एक्सपीरियंस्ड ओपनर है और वो गेम चेंजर है। क्योंकि साइम ने अभी तक T20 क्रिकेट में, हम फॉर्मेट्स काफी कंफ्यूज कर जाते हैं। वनडे क्रिकेट में साइम आपका नंबर 1 है, T20 क्रिकेट में अभी अपने आप को उसने एस्टैब्लिश नहीं किया। ठीक, वो बहुत बहुत क्लासी प्लेयर है, बहुत प्लेयर है, वो इस पे तो कोई बात नहीं हो रही। बट आपका कंपटीशन होता है जब भी आप इंटरनेशनल टीम में खेलते हैं, तो आपने अभी तक अपने आप को ऑटोमेटिक चॉइस नहीं बनाया। तो मेरे हिसाब से तो आप साहिबजादा और फखर को खिलाएं, और फिर अगर आप देखते हैं कि नहीं यार हमें बॉलिंग की भी ज़रूरत है, हमें शायद पावर प्ले में बॉलर नहीं है, तो फिर फखर आपको रन्स अगर नहीं करके देता तो फिर आप साइम अयूब के पास वापस जा सकते हैं। एग्जैक्टली, वंडरफुल, विच इज व्हाई बाजिद भाई ऑब्वियसली जहाँ पे आपने साहिबजादा की भी बात की, तो साहिबजादा हमने ये पिछले जब पाकिस्तान टूर और बांग्लादेश पे बात की थी तो इस टाइम 2025 में तीसरे नंबर पे थे इन दी हाईएस्ट रन गेटर्स अक्रॉस ऑल दोस प्लेयर्स हु वर आउट देयर। अब जो हमने टॉप ऑर्डर की डिस्कशन कर ली, मैं जरा अब आपको मिडिल ऑर्डर की जानिब भी लेकर आना चाहता हूँ, जहाँ पे आपने कहा कि यार अगर सलमान अली आगा का नंबर फ्लेक्सिबल है तो होना चाहिए, जहाँ पे टीम को जरूरत है इस्तेमाल करे। हसन नवाज को भी हमने चौथे पे आते हुए देखा, और अब आपको क्या लगता है कि हसन नवाज या सलमान अली आगा अभी भी फ्लेक्सिबल ही रहेंगे गिवन दी कंडीशंस? देखिए सलमान अली आगा तो फ्लेक्सिबल ही रहेगा। सलमान अली आगा कप्तान है, वो अपने आप को ऊपर नीचे ऑर्डर में करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि जैसे T20 क्रिकेट में होता है कि आपका ओपनर्स के बाद जो है वो ऑर्डर फ्लेक्सिबल ही रहे। मैंने एक बात की थी कि हसन नवाज, ऑल्दो बात तो ठीक है कि T20 में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन हसन नवाज अभी बहुत अर्ली स्टेज है उसके करियर का भी, और उसने जो पहले मैचेस खेले वो ओपनर के तौर पे खेले, अब वो खेल रहा है मिडिल ऑर्डर में, और मिडिल ऑर्डर में वो तब रन्स करता है जब 4 नंबर पे खेल रहा है। शायद आपको थोड़ा सा उसको कुशन देना पड़ेगा, शायद उसकी डेवलपमेंट के लिए आपको 2, 4, 5, 6 मैच उसको 4 नंबर पे खेलने दें, ताकि वो ये असेस कर, मतलब ये उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं जी आई बिलोंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और जब वो 4 नंबर पे खेला है, चाहे ये कोइंसिडेंस हो या चाहे उसका कंफर्ट जोन हो, वो 4 नंबर पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा है। तो शायद मुझे मेरे अपने हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कुशन हसन नवाज को इसलिए देना चाहिए कि वो बड़ा एक, हमने देखा है उसका पोटेंशियल बड़ा डेंजरस प्लेयर है। वो भी ऐसा प्लेयर है कि अगर वो 10-12 ओवर खेल जाता है तो मैच एक तरफ लगा देता है। तो उसको आपको थोड़ा सा उसको पैम्पर नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट जोन में उसको लेके जाना है कि चलो यार ये कंफर्ट अभी कंफर्टेबल है 4 नंबर पे और अभी रन्स कर रहा है। जब वो रन्स करना शुरू हो जाएगा, मतलब वो काफ़ी सारे मैचेस खेल जाएगा, जब वो टीम का अपने आप को समझ लेगा कि यार मैं टीम का हिस्सा हूँ और मैं मेन प्लेयर हूँ, फिर आप उसको आगे पीछे करें, फिर आप उसको रोटेट करें, ऊपर नीचे उसका नंबर कर सकते हैं। जबरदस्त हो गया, बेहतरीन। और मेरे ख्याल है कि इसी के साथ साथ थोड़ा सा सना हमें भी जरा कुशन का जरूरत है और कंफर्ट जोन का जरूरत है। हम भी जरा एक छोटे से वक्फे की जाने बढ़ना चाहते हैं, जैसे ही वक्फे के बाद वापस आएंगे। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अ वेरी लेजेंडरी क्रिकेटर, उनकी बहुत ही मैसिव फैन फॉलोइंग है, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो सिलेक्टर्स के या मैनेजमेंट के एशिया कप के हवाले से या वर्ल्ड कप के हवाले से शायद उनके जहन में नहीं है, क्योंकि स्क्वाड में भी उनका नाम नहीं है। आप गेस कर चुके हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, क्वाइट अ लॉट ऑन द अदर साइड, गेम ऑन है। वेलकम बैक। और बहुत ही अहम सवाल, आई थिंक इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन फॉर नाउ, और मेरा ख्याल है मैडम सना, मैं
आपसे सबसे पहले राय लेना चाहता हूं, क्योंकि स्क्वाड में एक तो बांग्लादेश टूर पे चलो हमें पता था कि यार उन्होंने अपनी प्रेसर में माइक हैसन ने ये बात ज़रूर की थी कि हसन अली आपको वेस्ट इंडीज़ में ज़रूर जलवागर होते हुए नज़र आएंगे। फिर उन्होंने साइम और फ़खर के हवाले से बात की, बट बाबर आजम जो है अब वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड में भी हमें नज़र नहीं आ रहे। क्या इसका मतलब यही है, T20 इंटरनेशनल्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, क्या इसका मतलब यही है कि हम अब वो हमारे प्लान्स में नहीं है फॉर एशिया कप एंड देन वर्ल्ड कप? देखिए, दिस ओनली टाइम विल टेल। एक तो इतनी लंबी प्लानिंग पाकिस्तान में है भी बड़ी मुश्किल, लेकिन इसका बहुत डिपेंड करेगा सलमान अली आगा की अपनी फॉर्म के ऊपर, और साहबजादा का जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर तो साहबजादा परफॉर्म कर जाते हैं टॉप ऑर्डर में और एज एन ओपनर, और जो गेयर शिफ्टिंग उनकी हम देखते हैं कि वो दोनों तरह से खेल सकते हैं, अगर तो वो उस तरह की क्रिकेट खेल गए तो फिर तो रास्ता मुझे मुश्किल नज़र आता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता करंट टीम में फेलियर होता है तो फिर अपॉर्चुनिटी बनेगी, और वनडे में ऑब्वियसली बाबर के पास फुल चांस है, वो दिखाएं कि क्या उन्होंने किया। और बाबर की अगर आप खाली स्टैट्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 130 का स्ट्राइक रेट उनका है T20 क्रिकेट के अंदर, एवरेज भी बहुत हेल्दी है। उस तरह देखा जाए तो ऑब्वियसली उनको कोई बाहर नहीं कर और सकता। एशियन कंडीशंस में जो हमने पहले ही बात की थी, वो उनका स्ट्राइक रेट काफी सारे बैटर से ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बैटर से ज़्यादा है, बट वही बात है कि क्या वो डिसीजन जो दोनों का साथ खेलने का था बहुत देर जो कंटिन्यू रहा उससे डैमेज हुआ, क्योंकि वो दोनों चीज़ें जब साथ जुड़ी तो आज तक उन दोनों का नाम साथ ही जोड़ा जा रहा है, बाबर और रिजवान। सो वहाँ पर आके डैमेज जो हो चुका है, अब कितना उसको बचाया जा सकता है ये मुझे नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि हम बहुत परफॉर्मेंस बेस्ड लोग हैं। हम लोग बहुत मतलब इस तरह से बड़ी परफॉर्मेंस बेस्ड है, वैसे तो इतने नहीं है परफॉर्मेंस बेस्ड, बट जब बात आ जाती है किसी को बाहर करने की तो अगर कोई और परफॉर्म कर रहा होता है तो हम बिल्कुल दरवाज़ा बंद कर देते हैं। पर बाबर जैसा जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, आप उनको कभी भी किसी भी टीम से फुली बाहर कर नहीं सकते। वो अपनी परफॉर्मेंस से जब आना चाहेंगे तो ज़रूर आ सकेंगे, और आना चाहिए भी। कोई भी प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा हो किसी भी फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में उसके ऊपर कभी दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। बाजिद भाई, आप इसके हवाले से ऑब्वियसली पहले गुफ्तगू कर चुके हैं, और आपने या शायद स्टूडियो में ये गुफ्तगू हुई थी कि हम पहले जो है इस तरह के एक प्लेयर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एंकर करेंगे इनिंग्स को। व्हाट इज योर टेक नाउ, क्योंकि अब तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी स्क्वाड में बाबर का नाम नहीं है T20 इंटरनेशनल में। बिल्कुल, देखिए बाज़ाहिर तो यही लग रहा है ना कि आप एशिया कप तो बिल्कुल सर पे है। शायद एक आधी सीरीज है एशिया कप से पहले, तो देखना ये होगा कि अगर वो जो सीरीज है जो सुनने में आ रही है कि यूएई में भी नहीं होगी, वहाँ पे बाबर को रखते हैं कि नहीं। यूएई में जो पिचेस होती हैं जहाँ पे, वहाँ पे बाबर बहुत सूटेबल है, स्पेशली एशियन कंडीशंस पे, जहाँ पे 160 170 जो है वो विनिंग टोटल है, और उसको आता है इनिंग्स ग्राफ्ट करना और कैसे इनिंग्स बनानी है। स्पेशली अगर चेस हो और इतना रन हो, तो आपको पता है कि बाबर बड़े सुकून से और आराम से कई दफ़ा उसने ऐसी चेसेस की हैं। तो ऐसा प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर तो है, और कंडीशंस भी जो जहाँ पे वर्ल्ड एशिया कप होगा वो कंडीशंस भी थोड़ी सी उसको सूट करती हैं। इस वक्त तो बज़ाहिर अगर ये जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, आपको नज़र आ रहा है कि शायद वो उनके प्लान्स में नहीं है, लेकिन प्लान्स पूरी तरह ज़ाहिर तब होंगे कि जो स्क्वाड ये सेलेक्ट करेंगे, जो अभी सुनने में भी कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि एक ट्रायंगुलर सीरीज़ यूएई में होएगी जस्ट बिफोर द एशिया कप। तो उस पे सारों की नज़रें होंगी कि वो स्क्वाड जो है जब वो अनाउंस होगा आया कि उसमें बाबर का नाम है या नहीं। अब बाबर का माइक हैसन ने तो कहा है कि आपका मुकाबला है ओपनर्स के साथ। अब ओपनर्स के साथ मुकाबला तो है, लेकिन अब आप फैक्टर इन ये करें कि जो कंडीशंस और पिचेस होंगी वहाँ पे आपको किस किस्म का ओपनर चाहिए, और किस किस्म का जो टॉप 3 है या टॉप 4 है वो किस किस्म का चाहिए। तो वो भी अभी देखने के लिए है। अभी मेरे हिसाब से अभी कम्प्लीटली आप ये ना कहें कि जी बाबर को एशिया कप में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि तब आप कह सकते हैं कि जब एशिया कप से पहले वो जो ट्रायंगुलर सीरीज़ है उसमें जो टीम सेलेक्ट होगी, आई थिंक वो आपको सारी इंडिकेशन दे दी गई कि एशिया कप में कौन खेलता है या नहीं खेलता। ठीक हो गया बाजिद भाई, वेरी क्विकली
मुझे सिर्फ ये बता दें, क्योंकि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली काफ़ी सारे फॉर्मेट्स खेलते रहे हैं पास्ट में भी, अब भी। तो अगर बाबर जो है, चूंकि वनडे इंटरनेशनल में तो वो है भी, उनका नाम भी है और वो खेलेंगे भी फॉर श्योर, अगर वहाँ अच्छे रन देते हैं तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद T20 इंटरनेशनल में भी उनकी वापसी हो जाए? देखिए, अब ऐसे लग रहा है कि एक जो माइक हेसन या मैनेजमेंट में जो थिंकिंग बनाई भी है, उसके मुताबिक बाबर खेलेगा या उसके मुताबिक उनको प्लेयर चाहिए होगा तो वो सिलेक्ट करेंगे। वनडे में वो रन्स करे, बिल्कुल ज़रूर करे, और हमारा वनडे का नंबर 1 बैटर है वो रन्स करेगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट यही है कि उनके प्लान्स में, उनके जो टॉप 6 के प्लान्स में यूएई की कंडीशंस के हिसाब से कैसे प्लेयर्स चाहिए। तो वो अगर ये सोच रहे हैं कि हाँ नहीं, एक क्वालिटी प्लेयर, एक प्लेयर हमें ऐसा चाहिए जो यूएई में स्पेशली जो 10, 15, 20 ओवर खेल जाए और मतलब 130-40 के स्ट्राइक रेट से खेल जाए, तो वो फिर उस तरफ जाएंगे। अगर उनके प्लान्स में ये नहीं है तो वनडे के रन्स मेरा नहीं ख्याल के इतना मैटर करते हैं। हम तो दुआ करते हैं कि रन्स करे, हम तो दुआ करते हैं सब रन्स करें, लेकिन अगर वहाँ पे वो रन्स करे तो सोशल मीडिया और वहाँ पे प्रेशर तो पड़ेगा, लेकिन इस वक्त जो टीम मैनेजमेंट है उसको मेरे ख्याल से काफ़ी पावर दी गई है, और जिस किस्म का माइक हेसन चाहते हैं कि टीम बिल्ड की जाए वो उसी हिसाब से होगी। तो ये तो मैनेजमेंट ही बताएगी। ठीक हो गया, वंडरफुल वंडरफुल। एंड अब जो मेरा ख्याल है करने वाली बात है वो यही है कि हम जरा वेस्ट इंडीज के स्क्वाड पे भी नजर डालें, नजरसानी करें। और सना, ये आई थिंक आई विल पुट यू टू टास्क ओवर हियर, प्लीज गो अहेड, टेक अस थ्रू। देखिए, इस वक्त जो इन फॉर्म प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के, वो उनके कप्तान हैं शाय होप, बड़ी अच्छी क्रिकेट ओवरऑल खेल रहे हैं। रॉस्टन चेज अगर देखिए उनको, वो भी अच्छा कर रहे हैं ओवरऑल। अकील हुसैन हमेशा से बहुत अच्छे रहे। जेसन होल्डर इन पिचेस के ऊपर काफ़ी तंग कर सकते हैं, उन्होंने PSL में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। और उसके बाद जो उनकी बाकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आती। जॉनसन चार्ल्स भी हैं उनके पास टॉप ऑर्डर में, विकेट कीपर बैटर हैं, शर्फेन रदरफोर्ड हैं बॉलिंग में ऑलराउंडर। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बैटिंग फिर भी इनकी नज़र आती है कि थोड़ी तगड़ी है T20 के लिए, इस फॉर्मेट के लिए। पर बॉलिंग में अभी 5 जो बॉलर्स का एक प्रॉपर यूनिट होता है कि जिसको आपको पता हो कि इन 5 ने अपने 4-4 ओवर्स पूरे करने हैं, वो आपको नज़र नहीं आता। तो वहाँ पर ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास बहुत मार्जिन है कि उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जब भी आप चेस कर रहे होते हैं, टारगेट सेट कर रहे होते हैं, आप बॉलर्स को टारगेट करना चाहते हैं कि इस बॉलर को हम ज़्यादा टारगेट करेंगे, तो वो हमेशा इनके जो 11 में 1 से 2 बॉलर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप वो चार्ज ले सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली जो टॉप नेशंस होती हैं उनके अगेंस्ट आपको नहीं मिल रहा होता। Hence Pakistan is being referred to as favorites as well. Bazib bhai, what do you make of the West Indies squad against Pakistan tour of West Indies T20 internationals? देखिए, सना ने आइडेंटिफाई किया है कि बॉलिंग का ही इनको प्रॉब्लम है। बैटर तो एक आधा बैटर इनका अगर चल जाता है तो रन्स ये काफ़ी बना जाते हैं। बॉलिंग में इशू है ज़रूर, फास्ट बॉलिंग में भी और मिडल ओवर्स और पावर प्ले में स्पेशली, और फिर एंड के ओवर्स में भी इनको प्रॉब्लम है। तो वो ज़रूर टारगेट होंगे। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ हुई थी उसमें से भी मेरे ख्याल 2-3 प्लेयर्स इनके अनफिट हो गए हैं। ब्रैंडन किंग थे जो कि रन मारते थे, वो भी नहीं है। मेरे ख्याल हिटमायर भी थे, वो भी अनफिट हो गए हैं। तो थोड़ा सा वीकेंड स्क्वाड तो ज़रूर है, लेकिन वो ये होप कर रहे होंगे कि शायद पिच ऐसी हो जहाँ पे उनकी बॉलिंग सर्वाइव कर जाए। ऐसे इतना अच्छा पिच ना हो कि उनकी बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा रन्स हो जाएं। तो वो कोशिश तो उनकी यही होगी कि उनकी भी यही कोशिश है कि वर्ल्ड कप की तरफ बिल्ड करें, लेकिन अभी तक उनकी बॉलिंग ने उनको अभी तक वो कॉन्फिडेंस या वो एश्योरेंस नहीं दी कि बाकी ये टीम जो है ये बाकी जो एलीट टीम्स हैं उनके साथ मुकाबला करेगी। और यही जो सारी डिस्कशंस यहाँ पे यही हो रही हैं कि उनकी बॉलिंग में क्या मतलब बेहतरी कैसे आएगी, और उनकी वो जो स्किल है वो T20 क्रिकेट में अभी तक थोड़ी सी अंडर पावर है। एग्जैक्टली और जहाँ पे आपने ऑब्वियसली मैडम सना ने भी और आपने भी तस्करा कर दिया कि बॉलिंग में पाकिस्तान के पास मौका ज़रूर है कि उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है, लेकिन जो एक क्रूशल बात है जो बाजिब भाई ने की मैडम सना, वो ये की कि इनका एक भी बैटर खड़ा हो जाए तो वो छक्के छुड़ा सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा
जिनकी आपने ही बात की, वो इनफॉर्म है, वो कैप्टन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, शाय होप, ही कैन बी डिस्ट्रक्टिव अगेंस्ट पाकिस्तान एनीवेज। बिल्कुल, आई थिंक, और आप चाहेंगे कि कोई तो कॉन्टेस्ट हो, और शाय होप ही वो एक बैटर नज़र आते हैं विद द इंजरीज जो वाजिद भाई ने अभी आइडेंटिफाई की कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे वेस्ट इंडीज़। और सबसे ज़बरदस्त इनकी चीज़ नज़र आती है, डाउन द ग्राउंड बहुत ही तगड़े हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर जो स्पिनर हो। अगर आप शाहीन को देखें, वो आगे से बॉल करना चाहते हैं तो जो सीधे बल्ले से शॉट खेल सकता है या बैकफुट पे जाके ऐसा डाउन द ग्राउंड खेल सकता है, वो बड़ा डेंजरस प्लेयर हो सकता है इस तरह की बॉलिंग में, जो कि आपको आगे से आप जब अटैक करने जाते हैं तो ये ऑब्वियसली एक विकेट ज़रूर होगा पाकिस्तान के लिए ऐसी। और उनका सारा मेन एरिया यही है कि डाउन द ग्राउंड बहुत ही अच्छा वी में खेलते हैं। और T20 में जनरली आपको ये इतना नज़र नहीं आता, आप देखते हैं मिड विकेट बहुत बैटर्स खेल रहे होते हैं पर बहुत तगड़े हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इन्होंने बारी ली है। ऑब्वियसली चाहेंगे कि एक साथ दो लोग खड़े हों, उससे मैं देख रही थी कि अब तो कार्लोस ब्रेथवेट भी वापस आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा लीग क्रिकेट में। तो ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ में बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स थे जो अनफॉर्चुनेटली जो बोर्ड के साथ इश्यूज थे उसके बाद आपको नज़र नहीं आते अब T20 क्रिकेट में। बट डेफिनेटली शाय होप इज़ वन प्लेयर जो चाहेगा हर प्राइज विकेट जो इस टीम में आप देखते हैं, जो पाकिस्तान के जितने बॉलर्स होंगे वो चाहेंगे कि हम इनकी विकेट ज़रूर हासिल करें। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है जहाँ हम बैटिंग की बात की अभी हमने शाय होप के हवाले से ताबड़तोड़ ही रखे, ऐसा लगा स्पिनर्स आए तो उन्होंने बल्ला हॉरिजॉन्टल भी कर लिया, पेसर्स आए तो सीधा भी कर लिया। लेकिन जो एक और खिलाड़ी मुझे लगता है कि डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, आई वुड वांट यू टू काइंड ऑफ स्पीक अबाउट इट, इज अकील हुसैन। यू नो, इज वन ऑफ देयर बॉलर्स जिसके ऊपर वो काफ़ी रिलाई भी करते हैं। बिल्कुल, अकील हुसैन एज ऑफ लेट वो वाला स्पार्क उनका नज़र नहीं आ रहा, बट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर्स इस जो बॉलिंग लाइनअप में अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज़ के। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ज़्यादातर आर्म बॉल के ऊपर रिलाई करते हैं, बट नए बॉल पे इनका जो ओवरऑल कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छा है। अक्सर इनको पावर प्ले में हमने बॉलिंग करते देखा, बैटर्स को मुश्किल डालते हैं, और उसके बाद डेथ में भी, क्योंकि लो ट्रेजेक्ट्री हैं और आर्म बॉल इनका बहुत अच्छा है, उसकी वजह से डेथ बॉलिंग में भी एज ए स्पिनर इनको यूज़ किया जाता है। तो फ्लैटर भी रहते हैं, तेज भी बॉल कर सकते हैं, उसकी वजह से इनके ऊपर एलिवेशन ज़रा मुश्किल। हाँ जी, तो एलिवेशन ज़रा मुश्किल हो जाती है जब भी आप, और ऐसी विकेट्स के ऊपर जो थोड़ी सी डबल पेस हो सकती है उसके ऊपर और भी मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल है, आपने कितना तेज़ और स्लो करना है बॉल को, तो उसमें वेरिएशन और ज़्यादा बढ़ जाती है एज ए स्पिनर। तो डेफिनेटली बॉलर जिसको जो 4 ओवर लाजमी कराना चाहिए जिसको हर मैच में, और ही विल हैव टू लीड द पैक। Exactly, he will be leading the pack for sure as well. Basil bhai, very quickly, Pakistan versus West Indies, first T20 international. Who's winning it? वैसे ना शहजाद ऐसे जूम पे ही ठीक रहता है, मतलब बात भी अच्छे करता है और थोड़ा होमवर्क भी करके आता है, तो मेरे ख्याल जब मैं इस्लामाबाद भी आए तो जूम पे ही रखना, वो ठीक रहता है। जी, आज कान में भी आवाजें बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, ऐसे ही है। तो क्या what do you make of it, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज? देखिए, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान फेवरेट्स ही जाएगा। आई थिंक जो अभी तक जो इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिली है उसमें तो ऐसी है कि पाकिस्तान का थोड़ा सा पल्ले भारी है, लेकिन आप वेस्ट इंडीज को आपको पता है T20 क्रिकेट में कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो मैच क्लोज होगा, लेकिन आई थिंक फेवरेट्स पाकिस्तान ही है। Exactly, Basil bhai, thank you so much for your time. Thank you so much, you know, for being out there, for all of your amazing fans and people who actually listen to you. Wish you best of luck for Lauderhill, Florida. आपका भी मैच अच्छा होता है और देखते हुए इंशाल्लाह मजा आएगा, हम भी इंजॉय करेंगे। साथ साथ मैसेज करता रहूंगा आपको, तो हमें भी बर वक्त बताते रहिएगा कि क्या डेवलपमेंट हो रही है। Thank you so much for being with us, Basil bhai. Lovely to be in conversation with you. जी मैडम सना, what do you make of Pakistan versus West Indies, first T20 international? Of course, I think Pakistan looks a very balanced side overall. अगर स्क्वाड देखिए, स्पेशली जो आपकी रीइंफोर्समेंट्स आ गई हैं फास्ट बॉलिंग में, वहाँ से बहुत ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। उनकी अनफॉर्चुनेट इंजरीज भी हो गई हैं जो बाजिद भाई ने जिक्र किया, ब्रेंडन किंग का, हेटमायर का, तो वो भी एक काफ़ी बड़ी जो सेटबैक है वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान डेफिनेटली फेवरेट, 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस। Thank you so much, Madam Sana, for being with us. For everybody who's out there, खवातीन हज़रात, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, because from here onwards, ladies and gentlemen, there's a lot of action coming your way. Stay tuned to PTV Sports. Game on है, अल्लाह हाफिज़।